थर्मोडायनामिक्स में अभी तक हम लोग बेसिक्स को पढ़ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर से, जहां पर आपने थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशंस को देखा। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना सीखा, और उसके बाद हम लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट को पढ़ा। हमने अल्फ़ा को देखा, बीटा को देखा और गामा को देखा। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट फंक्शन को पढ़ा, पाथ फंक्शन को पढ़ा, और स्टेट फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम हम लोगों ने स्टेट फंक्शन प्रूव करना भी सीखा। उसके बाद हम लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी को पढ़ते वक्त हम लोगों ने फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी देखे, और साथ में हम लोगों ने CP - CV के कुछ रिलेशंस को भी याद किया। उसके बाद हम लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के पढ़ने के बाद हम लोगों ने कार्नोट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के कंसेप्ट को भी अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हम लोग सीख रहे थे कि कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज निकालते हो, और अभी तक हम लोग रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन और रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर एंट्रोपी चेंज निकालना सीख चुके हैं, और आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज निकालते हो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एंट्रोपी चेंज निकाल रहे थे इन केस ऑफ रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था कि आखिर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर आपका फेज तो चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, गैस से लिक्विड में आएगा, गैस से सॉलिड में जाएगा, यानी कि आपके फेज चेंज होंगे, लेकिन आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर होता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी होते हैं। और मैंने आपसे कहा था अगर आपका फेज चेंज हो रहा हो और आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग हो तो रिवर्सिबल, लेकिन अगर वो सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग ना हो तो इरिवर्सिबल, और अगर वो डिफर कर रहे हो, अगर वो सेम ही ना हो तब भी वो इरिवर्सिबल। तो आज की क्लास से पहले हमें एक बेसिक सा आइडिया ये है कि इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसके अंदर आपका फेज तो चेंज होगा, लेकिन जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सेम है तो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग नहीं होगा, या फिर वो डिफर भी कर सकता है। तो ये आपकी एक बेसिक तरीका होता है किस तरीके से आप लोग इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को पहचान लोगे। तो चलिए पढ़ते हैं आखिर आपका इन एंट्रोपी चेंज किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इन केस ऑफ इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोज ट्रांसफॉर्मेशन इन विच नॉट ओनली फेज बट वेरिएबल एटलीस्ट वन, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लो खाली प्रेशर चेंज हो रहा हो, या फिर मान लो खाली टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, कोई भी एक चेंज हो रहा हो या दोनों चेंज हो रहे हो, एटलीस्ट वन ऑल्सो चेंजेस आर कंसीडर्ड एज इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए आपका कोई सब्सटेंस है A, वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो इस केस में आपका फेज तो चेंज हो ही रहा है। मान लीजिए उसका टेम्परेचर T1 से T2 है, यानी कि उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ, और उसका P1 से P2 यानी कि उसका प्रेशर भी चेंज हुआ। अब ये हो सकता है कि खाली आपका टेम्परेचर ही चेंज हो, ये भी हो सकता है कि खाली आपका प्रेशर ही चेंज हो। अगर उनमें से कोई एक भी चेंज हो रहा है तब भी इरिवर्सिबल, दोनों चेंज हो रहे हैं तब भी वो इरिवर्सिबल। और उसके बाद मैं लिखा हुआ है इन एडिशन टू इट दोज ट्रांसफॉर्मेशन विच डू नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो कंसिडर एज इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे जो हमने कल की क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर मैंने पढ़ा था, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट थे, सेम रहे थे आपके, वो प्रेशर और टेम्परेचर आपके सेम रहे थे और वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी थे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो जहां पर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर सेम तो हैं लेकिन वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो वो केस भी आपका हो जाता है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसके मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। पानी का केस हमारे लिए इन्होंने, तो मैंने यहाँ पर पानी के ही एग्जांपल लिखे हुए। मान लीजिए आपका H2O लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस गया, प्रेशर आपका क्या रहा, 1 एटमॉस से 1 एटमॉस्फेयर सेम रहा। तो इस केस में आपका प्रेशर तो क्या है, सेम है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो एक वेरिएबल है टेम्परेचर वो चेंज हो रहा है। अगर आपका एक भी टेम्परेचर चेंज, एक भी आपका वेरिएबल चेंज हो रहा हो और साथ में आपका फेज भी चेंज हो रहा हो, तो वो केस आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपके लिए इरिवर्सिबल
फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन का केस। अगर आपके टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं हो रहे हो और वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी हो तो रिवर्सिबल। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं हो रहे हो लेकिन वो कोरस्पॉन्डिंग ना हो तो इरिवर्सिबल। अगर आपके टेम्परेचर और प्रेशर में से कोई एटलीस्ट एक भी चेंज हो रहा हो तो भी इरिवर्सिबल। अगर दोनों चेंज हो रहे हो तब भी इरिवर्सिबल। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका H2O लिक्विड गैस में जा रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है और आपका इस केस में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जा रहा है। तो आपका टेम्परेचर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, प्रेशर भी आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है और आप ऊपर देख सकते हो रिएक्शन के अंदर कि आपका फेज भी चेंज हो रहा है। तो ये आपका केस किसका बन जाता है? इरिवर्सिबल का बन जाता है। तो जो बेसिकली मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई थी ऊपर, जिस केस में मैंने आपको कहा था कि दोज ट्रांसफॉर्मेशन इन विच नॉट ओनली फेज बट वेरिएबल्स एटलीस्ट वन ऑल्सो चेंजेस आर कंसीडर्ड एज इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ये दो एग्जांपल लिखे हुए। ये दोनों एग्जांपल पहली वाली डेफिनेशन से हैं जहाँ पर आपका फेज चेंज हो रहा है और साथ ही साथ आपका कोई वेरिएबल, इस वाले केस में खाली टी चेंज हो रहा है लेकिन नीचे वाले केस में टी और पी दोनों ही चेंज हो रहे हैं। उसके बाद मैं लिखा था इन एडिशन टू इट दोज ट्रांसफॉर्मेशन विच डू नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो कंसीडर्ड एज इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका पानी जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है, आपका H2O लिक्विड जो है वो H2O गैस में जा रहा है। तो आपको पता है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही चेंज होगा, यानी कि वो अपने 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही चेंज होगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका पानी तब वेपर में बदलता है जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और इस केस में आपको प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर। यानी कि ये जो आपका टेम्परेचर गिवन है और जो आपको प्रेशर गिवन है वो सेम तो है, डिफर नहीं कर रहा। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस ही है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर ही है, लेकिन फिर भी ये रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि यहां पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी तब वेपराइज होगा जब आपका प्रेशर क्या हो? 1 एटमॉस्फेयर हो, लेकिन इस केस के अंदर आपको प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर जो आपका लिक्विड है वो फ्रीज हो रहा है, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में जा रहा है, यानी कि पानी से बर्फ बन रहा है। और आपको पता है कि पानी से बर्फ का कन्वर्जन तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, वो भी तब जब आपका प्रेशर क्या हो? 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो प्रेशर है वो तो मैंने 1 एटमॉस्फेयर ही लिया हुआ है, तो प्रेशर की कंडीशन तो ठीक है, लेकिन जो आपका टेम्परेचर है वो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस है जबकि वो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। हालांकि वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी वो रिवर्सिबल नहीं होगा क्योंकि आपका टेम्परेचर और प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग भी होना चाहिए। तो इन केसेस को हम बोलते हैं कि लुक्स लाइक रिवर्सिबल बट नॉट रिवर्सिबल। ये लगते तो हैं, ये दिखते हैं रिवर्सिबल के जैसे, लेकिन रिवर्सिबल होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इस केस के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर आपका कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के नहीं होता। अगर पानी आपका फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तभी फ्रीज होगा जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। अगर मैं पानी को बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो आपका पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तभी बॉयल होगा जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो आपके जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी होने चाहिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रहे, कोरस्पॉन्डिंग नहीं हुए तो भी वो इरिवर्सिबल। अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर में से कोई एक वेरिएबल या फिर दोनों ही वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो भी वो क्या? इरिवर्सिबल। तो चलिए आप केस समझ गए हैं कि कौन सा केस आपका इरिवर्सिबल होता है, कौन सा केस आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एंट्रोपी चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, किस तरीके से आप उसके अंदर निकालते हो। डायरेक्टली आप लोग सेकंड लॉ की हेल्प लोगे, वहां पर ds = dq रिवर्सिबल बाय t करोगे और आपका डेल्टा एच सीधा निकल कर आ जाएगा। जितनी आप हीट दे रहे हो, अगर आप मेल्टिंग कर रहे हो डेल्टा एच एम, अगर आप बॉइलिंग कर रहे हो तो डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो आप डायरेक्टली सेकंड लॉ का यूज करके आप वहां पर एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो। लेकिन आप देखते हैं कि हम किस तरीके से एंट्रोपी चेंज निकालते हैं इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। सो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, द एंट्रोपी चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वेरियस रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो आपके इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये जैसे हम लोग जो नॉर्मली हम लोग अपने घरों के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी के अंदर कहीं पर भी हो रहा है, जनरली जो आपके नेचर के अंदर होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही होते हैं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेबोरेटरी के अंदर चेक करते हैं, जो हम लोग केमिकल लैब्स के अंदर जाकर चेक करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। उस केस के अंदर हम लोग हीट को थोड़ा स्लोली देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग रिवर्सिबल के लिए यूज़ करते हैं और रिवर्सिबल के लिए ही आपको फॉर्मूले पता है। तो आपको इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूले नहीं पता, तो लेकिन आप इंटरेस्टेड हो कि आप इरिवर्सिबल फेज
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी डेल्टा एस निकाल लो। तो आप कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूले पता है रिवर्सिबल के, आपको निकालना है इरिवर्सिबल का। तो एक तरीका ये है कि आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर पहले कन्वर्ट कर दो, उसके बाद रिवर्सिबल वाले फॉर्मूले आप वहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, द एंट्रोपी चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वेरियस पॉसिबल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इस केस में हमें क्या सीखना है कि किस तरीके से आप लोग इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कन्वर्ट करना आ गया तो आपको रिवर्सिबल के लिए तो फॉर्मूले पता ही हैं, आपको रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूले पता है, आपको ये भी पता है कि जब आपका फेस चेंज नहीं हो रहा था, वेरिएबल्स चेंज हो रहे थे, तब फॉर्मूला क्या है। आपको ये भी पता है कि जब आपका फेस चेंज हो रहा था लेकिन आपके वेरिएबल सेम थे, तब का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो आपको बस एक चीज़ सीखनी है, आपको ये सीखना है कि कैसे आप लोग इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप देखते ही किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते ही आप ये बता दो कि ये आपका इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको वो देखना भी आना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या पढ़ा है, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूले पढ़े, जो हमारा पहला केस हमने लिया था रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसके अंदर आपका फेज तो सेम रह रहा था, यानी कि सॉलिड की बात कर रहे थे, लिक्विड से लिक्विड की बात कर रहे थे, गैस से गैस की बात कर रहे थे, लेकिन आपके वेरिएबल्स डिफर हो रहे थे। स्टेट क्या थी आपकी, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 के अंदर जा रहा था, और इसके लिए हमने फॉर्मूलेज को ड्राइव किया था। आपने वहाँ पर देखा था कैसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ का यूज़ करते हुए फंडामेंटल इक्वेशन निकाली थी DS की। उसके बाद हम लोगों ने CP और CV को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के हमने वहाँ पर फॉर्मूलेज निकाले थे डेल्टा एस को कैलकुलेट करने के। तो वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर एक बार फिर से लिखे हुए हैं, आपके पास पहले से ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो बार बार लिखने की इनको ज़रूरत है नहीं। तो अपने पास क्या निकल कर आया था डेल्टा एस, अपने पास निकल कर आया था V और T की फॉर्म में भी, अपने पास निकल कर आया था P और T की फॉर्म में भी, अपने पास निकल कर आया था P और V की फॉर्म में भी। कैसे लिखते थे, याद कैसे किया था आपने इसको। अगर आप लोग V और T की में लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने आपको फंडामेंटल याद किया तो कैसे लिखते थे आप, DS करोगे इक्वल टू क्या लिखोगे, आपको V और T में लिखना है। तो इसका मतलब क्या, DT बाई T भी आएगा और DV बाई V भी आएगा। जहाँ पर T है और यहाँ पर साथ में अगर V है तो इसका मतलब इक्वेशन में CV आएगा, तो CV आएगा T के साथ, अगर CV है तो प्लस का R इनटू में, ये आपके पास इक्वेशन होगी किसके लिए, पहले वाले केस के लिए। आपने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया था, CV को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माना था, CV को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला था और आपका फॉर्मूला निकला था CV DT बाई T का इंटीग्रेशन था ln T2 बाई T1, लिमिट्स लगा दिया मैंने यहाँ से T1 से T2 की, और R को आप कॉन्स्टेंट है, R को आप इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आए, DV बाई V बन गया आपका ln V2 बाई V1। तो ये आपका फॉर्मूला निकला था T और V की टर्म में, ये आपका निकला था किसमें, T और P की टर्म में, और ये आपका निकला था P और V की टर्म में। तो ये फॉर्मूले ड्राइव कर चुके हैं, ये आपको याद भी हैं, आपको पता है कैसे इनको याद करना है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर आप कह रहे थे कि आपका फेज तो चेंज होगा लेकिन आपके वेरिएबल सेम रहेंगे और साथ साथ वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी होंगे। और उस केस के अंदर आपने डायरेक्टली यूज़ किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जहाँ DS इक्वल टू DQ रिवर्सिबल बाय T था। कितनी हीट दे रहे हो आप फेस को ट्रांसफ़र करने में, फेस को ट्रांसफॉर्म करने में, और जिस टेम्परेचर के ऊपर आप हीट दे रहे हो उसका रेशो आपका DS होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, आपको इनका फॉर्मूला भी पता है। अगर आपने इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर दिया तो आप लोग ईजिली डेल्टा एस उस केस के लिए भी निकाल सकते हो। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को जब मैं करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से आपको चीज़ों को कन्वर्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट भी है। इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। गेट के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं इरिवर्सिबल के, नेट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुके हैं इरिवर्सिबल के, नेट के अंदर अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए लेकिन अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो अब आ रहा है नेट का वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन देता है। तो इरिवर्सिबल के आने के चांसेस अब थोड़े से ज़्यादा है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। आप अच्छे से देखिए किस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूलेस तो आपको पता ही है, डेल्टा एस ईजिली निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको जो चीज़ मैं केस ले रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल के थ्रू, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पानी का, क्योंकि पानी का आपको बॉइलिंग पॉइंट भी पता है, मेल्टिंग पॉइंट भी पता है, आपको पता है कि टेम्परेचर प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग क्या है, तो आपको सब चीज़ें पता है। तो पानी का केस लेके चलते हैं, उसके बाद बाकी कंपाउंड्स का भी कर लेंगे। तो पानी के लिए आपको पता क्या क्या है, पानी के लिए आपको पता है कि जब लिक्विड से वेपर जाएगा तो है ना डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट, T भी बोलते हो। प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। अगर लिक्विड सॉलिड जाएगा तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। तो ये चीज़ें आपको पता है, ऊपर
वाले जो कन्वर्जन में लिखे हुए हैं ये कन्वर्जन है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के, जहाँ पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहा और एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी रहा। लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन H2O लिक्विड से वेपर में आप कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन जो आपका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया और आपका प्रेशर यहाँ पर सेम रहा। देखिए अब आप सब पहचानोगे कैसे इसको, आप देखोगे कि जो आपका ऊपर जो आपका इक्वेशन है वहाँ से क्या हो रहा है, फेज आपका चेंज हो रहा है। नीचे देखो आप टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जी हाँ आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, जी नहीं, प्रेशर आपका सेम है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको डेफिनेशन पता है कि अगर आपका एक वेरिएबल भी चेंज हो रहा है तो भी आपका वो केस होता है इरिवर्सिबल का। तो इस एग्जांपल को लेते हुए मैं एक वेरिएबल को चेंज करूंगा, नेक्स्ट वेरिएबल में आप यहाँ पर प्रेशर को भी 0.1 कर सकते हो, इसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, इसको प्रेशर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसके लिए भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग एक को चेंज लेकर देख रहे हैं ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को समझ सको। उसके बाद हम लोग प्रेशर को चेंज लेकर भी देखेंगे कैसे हम लोग जब दोनों वेरिएबल चेंज हो जाएंगे तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप इसका, सबसे पहले आपको अबव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। लेकिन आपको ये पता है कि पानी के केस के अंदर लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट तभी होगा जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो और आपका प्रेशर क्या हो, 1 डिग्री सेल्सियस हो। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस को लेकर चलिए। इनिशियल कंडीशन आपके पास ये है, आपको यहाँ से कन्वर्ट करना है इस कंडीशन के ऊपर, राइट। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इनिशियल कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फाइनल कंडीशन है, हमें एंड में यहाँ तक पहुँचना है। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। मान लीजिए आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या है, मैंने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन लिख दी H2O लिक्विड, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है कि आपको जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो उससे पहले आपको लिक्विड का टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वाले केस में आप H2O लिक्विड को H2O लिक्विड के अंदर लेकर जाओ, टेम्परेचर को 25 से 100 डिग्री सेल्सियस करो, प्रेशर आपका सेम ही रहेगा, प्रेशर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आपने पहले क्या किया, आपने पहले केस के अंदर पहले आप H2O को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए, एक ऐसी स्टेट तक लेके गए जहां से आप लोग उसको फेज को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है फेज चेंज तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ही होगा। तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पर ले आए। उसके बाद आपको पता है कि अब आपका स्टेट जो है, ये जो आपकी स्टेट है ये तैयार है, ये अब तैयार है किसके अंदर, वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो ठीक है, आप इसको वेपर में कन्वर्ट कर दो। H2O लिक्विड से H2O वेपर में चले गए, टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या रहा, 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर, ये दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग भी है। इसका मतलब ये भी आपके पास एक रिवर्सिबल स्टेप ही है। ऊपर वाले स्टेप में क्या था, आपका फेज सेम था, आपके वेरिएबल्स डिफर कर रहे थे, तो ये भी आपके पास एक रिवर्सिबल फेज है। इसके फॉर्मूले भी आपको पता है। सेकंड के अंदर क्या है, फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है और एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी है, तो ये भी रिवर्सिबल है। इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आपको फॉर्मूला पता है। 1 भी रिवर्सिबल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आपको फॉर्मूला पता है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। आपकी फाइनल स्टेज क्या है, आपको H2O वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने हैं। 150 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर आपका होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, आप पहुँच चुके हो H2O वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस से 1 एटमॉस्फेयर। आप इसको फिर से हीट कर दो, आप 100 डिग्री सेल्सियस से 150 तक उसको हीट कर दो, वेपर से वेपर में ही रहे, 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर में रहे। तो ये आपका कौन सा केस है, ये केस भी आपके पास रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का है, जिसके अंदर आपके पास फेज तो सेम है पर वेरिएबल डिफर कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, रिवर्सिबल है। इसके फॉर्मूले भी आपको पता है। तो आप पहले के लिए भी डेल्टा एस निकाल सकते हो, सेकंड के लिए भी डेल्टा एस निकाल सकते हो, थर्ड के लिए भी डेल्टा एस निकाल सकते हो। ओवरऑल के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा S1 को, डेल्टा S2 को, डेल्टा S3 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब बात यह है कि आप डेल्टा S1 कैसे निकालोगे, डेल्टा S2 कैसे निकालोगे, डेल्टा S3 कैसे निकालोगे। तो उसके लिए तो फॉर्मूले आपको पता है। पहला केस क्या है, आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस आपको दे रखी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए आपके पास, उसके लिए आपके पास डेल्टा एस क्या था, डेल्टा एस आपके पास था CP dt बाई टी। मैं फंडामेंटल इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट बाद में करेंगे हम, CP बाई C माइनस का R dP बाई P, ये आपके पास इक्वेशन होती है। आप कह सकते हो कि जो आपका प्रेशर यहाँ पर सेम है तो आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। मैंने आपसे कहा था अगर आपका कोई एक पार्ट 0, आपका कोई एक पार्ट कॉन्स्टेंट है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो आपने इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा S1 आपका हो जाएगा CP ऑफ लिक्विड ln T2 बाय T1। T2 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, T1 क्या है आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। इसको कैलकुलेट में कन्वर्ट कर लेना। और आपका CP लिक्विड है, ये आपको पता ही है, ये आपको पानी के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर भी गिवन होगा, राइट। डेल्टा S2 कैसे निकालोगे, आपके पास सिर्फ फेज चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पर लगाओगे
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप लिक्विड जब वेपर में जाते हो तो आपको हीट सिस्टम को देनी पड़ती है, कितनी हीट दोगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन के बराबर। तो ये भी आपको डेटा गिवन होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी आपको गिवन होगा, और आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो क्या करोगे आप, डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू में क्या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है वो आपके पास 373 केल्विन है। टेम्परेचर आप हमेशा किस में लोगे, केल्विन के अंदर लोगे। लिखते वक्त भले ही आप उसको सेल्सियस में लिख सकते हो, आप किसी में भी लिख दो, लेकिन जब आप फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपको टेम्परेचर केल्विन के अंदर ही पुट करना है। डेल्टा एच 3 कैसे निकालोगे, इसके अंदर आपके पास फेज सेम है पर वेरिएबल्स डिफर है, तो कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला पता है। टेम्परेचर और प्रेशर का कहा है, क्या है फॉर्मूला आपके पास ये रहा। प्रेशर आपका सेम होना चाहिए, तो आप इसको फिर से इग्नोर कर दो। यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेट करके आपके पास बनेगा Cp, लेकिन इस बार Cp किसका है, वेपर का, यानी कि गैस का आपके पास Cp है ln T2/T1। इस केस के लिए T2 क्या है, 150 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि कितना 150 + 273 केल्विन, ये कितना है आपके पास 373 केल्विन आपके पास टेम्परेचर T1 है। तो वैल्यू इसको पुट करो, डेल्टा S1 निकालो, डेल्टा S2 निकालो, डेल्टा S3 निकालो, और बाद में तीनों को ऐड कर लो। आपके लिए पूरा की पूरा जो आपका प्रोसेस था, जो आपको स्टार्टिंग में गिवन था, आपका इसका डेल्टा S ईजिली निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ब्रेक करना होता है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन और रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और रिवर्सिबल के लिए आपको फॉर्मूले पता है, अलग अलग स्टेप के लिए डेल्टा S निकालो और बाद में आप डायरेक्टली उसको ऐड कर दो। एक क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके से आपसे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे। मान लीजिए आपको डेल्टा एस को निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर आपका क्या है, प्रेशर आपका सेम है, प्रेशर आपका क्या है, सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका टेम्परेचर है, अब ऊपर देखिए पहले लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो फेज क्या है, फेज आपका चेंज है। प्रेशर वेरिएबल चेंज हो रहा है, प्रेशर का तो नहीं हो रहा। टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, -10 डिग्री से -10 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर का भी चेंज नहीं हो रहा। तो क्या ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, रिवर्सिबल भी ये नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है लिक्विड सॉलिड जाने के लिए आपका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है जब आपका प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर हो। इसका मतलब ये T और P एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये भी एक केस होता है इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देखते हैं इस टाइप के केस के अंदर आप किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वेरियस रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। इनिशियल स्टेट आपकी ये रही, आपको पहले इनिशियल को अलग से लिखना पड़ता है। आपको क्या करना है, फिर ये आपकी क्या है, फाइनल स्टेट, आपको यहाँ तक पहुँचना है। इस केस के अंदर भी आपका सिर्फ एक ही आपका टेम्परेचर, आपके जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है पर एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। लास्ट केस जो हमने किया था उसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल में चेंज था, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा था कि वो इरिवर्सिबल है। इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पानी फ्रीज 0 डिग्री के ऊपर होता है अगर आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, लेकिन यहाँ पर इसने 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज किया हुआ है। इसका मतलब ये प्रोसेस आपके पास इरिवर्सिबल ही है। तो आपको इसको ब्रेक करना है किसके अंदर, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको इसको ब्रेक करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। इनिशियल कंडीशन को आप सबसे पहले लिखोगे, क्या है इनिशियल कंडीशन, H2O लिक्विड -10 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। आपको इसको लिक्विड से लेकर जाना है सॉलिड के अंदर, यानी कि आपको इसको फ्रीज करना है। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि पानी तो मेरा फ्रीज होगा तब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब आपके पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर हो, तो पहले तो आपको इसकी टेम्परेचर कंडीशंस को उस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर लेकर जाना पड़ेगा जहां पर आप पानी को एक्चुअली में फ्रीज कर सकते हो। तो आपको पता है कि आपका पानी तब फ्रीज होगा जब आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचेगा, और आपका प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर था, तो प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा कि H2O लिक्विड से H2O लिक्विड में गए, टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि किससे, 263 केल्विन से आप कहाँ लेकर गए, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन के ऊपर लेकर गए। अब आप इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हो और अब आप तैयार हो लिक्विड को फ्रीज करने के लिए, क्योंकि लिक्विड को फ्रीज करने के लिए आपके पास जो मिनिमम कंडीशन होती है वो कंडीशन ये है कि पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि 273 केल्विन हो, और आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। तो इस कंडीशन के ऊपर आपके पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अब आप तैयार हो इसको फ्रीज करने के लिए। तो फ्रीज कर दो इसको, क्या करोगे अब आप H2O लिक्विड को कन्वर्ट करोगे H2O सॉलिड के अंदर, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा, 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर रहा, सिर्फ फेज ट्रांसफर हुआ है। तो ये आपके पास प्रोसेस है रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके आप पर आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर आपके वेरिएबल क्या रहे, सेम रहे, चेंज नहीं हुए और एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी है। 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये आपके पास रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका फॉर्मूला आपको पता है। इस वाले केस के अंदर क्या है, आपके पास फेज सेम, वेरिएबल डिफर, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपके पास है रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। उसके बाद आपकी जो फाइनल कंडीशन है वो है H2O सॉलिड को आपको -10 डिग्री तक ले जाना है। आप अभी पहुंचे हो H2O सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे, तो
आप इसको क्या करो, थोड़ा सा और इसका हीट निकाल दो बाहर। 0 डिग्री सेल्सियस से आप -10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ इसको, सॉलिड रहा, टेम्परेचर का आपका चेंज हुआ, वेरिएबल आपके चेंज हुए, फेज़ आपका चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका हो गया रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। तो इस केस के अंदर भी आप लोग पूरे प्रोसेस के लिए भी आप डेल्टा एस निकाल सकते हो। डेल्टा S1 निकालो, डेल्टा S2 निकालो, डेल्टा S3 निकालो और आप उसको तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ताकि आप लोग आप पूरे प्रोसेस के लिए आपके पास वो निकल कर आ जाए। तो देखते हैं डेल्टा S1 क्या होगा इस केस के अंदर। पहले में आप क्या कर रहे हो, फेज सेम, वेरिएबल डिफर, यानी कि आप फॉर्मूला कौन सा लाओगे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर कंडीशन दी गई, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, ds आप लगाओगे, dt/T भी कर दोगे और dP/P भी कर दोगे। P है तो Cp आएगा, Cp है तो माइनस का R आएगा। उसके बाद आप कह रहे हो कि आपका प्रेशर तो सेम है, तो इस वाले टर्म को आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ से आपका Cp निकल जाएगा, Cp लिक्विड ln T2/T1। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डेल्टा S1 को ईजिली निकाल सकते हो। डेल्टा S2 के लिए आप क्या करोगे, सिंपल वेपराइजेशन कर रखा है, सिंपल क्या कर रखा है, फ्रीजिंग कर रखी है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना कि जब आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो आप हीट को ऐड नहीं करते, आप हीट को सिस्टम से बाहर निकालते हो, हीट को आप सिस्टम से बाहर निकालते हो। तो मान लीजिए आपके पास जो मेल्टिंग के लिए आपके पास जो हीट होती है डेल्टा HM आपको गिवन है, तो आप क्या लोगे उसको यहाँ पर माइनस का डेल्टा HM लोगे, क्योंकि आप इस टाइम सिस्टम से हीट को निकाल रहे हो। टेम्परेचर आपका क्या है, 273 डिग्री केल्विन है, तो आपका डेल्टा S2 निकल जाएगा। डेल्टा S3 कैसे निकालोगे, आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, Cp सॉलिड आप यहाँ पर लोगे ln T2/T1। तो डेल्टा S3 निकल गया, डेल्टा S2 निकल गया, डेल्टा S1 निकल गया, तीनों को ऐड कर दो, आपके पास डेल्टा S3 भी ईजिली निकल कर आ जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस केस के अंदर आपको टेम्परेचर भी चेंज कर रखा हो, मान लो इनिशियल टेम्परेचर आपको 0.1 एटमॉस्फेयर दे रखा हो और आपको टेम्परेचर क्या दे रखा हो, 10 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस ही दे रखा हो, तो इस केस के अंदर आप किस तरीके से एंट्रोपी को निकालोगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो आपने स्टार्टिंग में क्या किया है, आपने इस लिक्विड को क्या कर कहाँ लेकर गए हो, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकर गए हो, 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ले गए हो। तो ये आपकी कंडीशन होती है जिसके ऊपर आप इसको फ्रीज कर सकते हो, इस कंडीशन के ऊपर ही फ्रीज कर सकते हो। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर। तो आपका यहाँ पर जो आपका सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि आप पहले 0.1 एटमॉस्फेयर को 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर लेकर जाए, क्योंकि फ्रीजिंग भी आप 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर करते हो, बॉइलिंग भी आप 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर करते हो। तो अगर आपके पास इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का केस दिया गया हो और उसके अंदर प्रेशर भी आपका चेंज कर रखा हो, तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप प्रेशर को पहले 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर लेकर जाओ। तो आप इसके ऊपर एक और स्टेप बना सकते हो। क्या स्टेप आपका, H2O लिक्विड से आप कहाँ जा रहे हो, H2O लिक्विड के ऊपर ही जा रहे हो। आपका टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर आपका क्या है, 0.1 एटमॉस्फेयर है। आप डायरेक्टली इसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर जा सकते हो। आपको इसके लिए फॉर्मूला पता है, जहाँ पर आपका T और P दोनों चेंज हो रहे हो, फेज आपका सेम रहे। क्या फॉर्मूला था, अभी आपने देखा है, Cp ln T2/T1 माइनस का R ln P2/P1। आपको इस वाले केस के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो आपको प्रेशर को भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर को भी आपको 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ही लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पानी आपका 0 डिग्री के ऊपर तभी फ्रीज होगा जब आपका प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर हो। और जनरली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिफाइन होते हैं। तो आपको पहले प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ही लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हो फ्रीज और वेपराइज करने के लिए। इस चीज़ का आप अच्छा खासा ध्यान रखना पेपर के अंदर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से आप लोग डेल्टा S को निकाल सकते हो। इसके अंदर आपके पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, आपको ए सॉलिड कोई भी सब्सटेंस हो आपको सॉलिड के अंदर किस में कन्वर्ट करना है, गैस के अंदर कन्वर्ट करना है। टी टेम्परेचर से TLS के ऊपर जाना है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर का आपका प्रेशर है, आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और टफ करते हैं। आप इसको क्या कर लो, 0.1 एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर के ऊपर जाओ। यहाँ पर आपका प्रेशर तो सेम है, प्रेशर आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि प्रेशर आपका 0.1 एटमॉस्फेयर है और आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होगा उसके अंदर आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया होगा ए का, आपको क्या दिया होगा, मेल्टिंग पॉइंट दिया होगा ए का, आपको क्या दिया होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन दी होगी, आपको क्या दिया होगा, डेल्टा H फ्यूज़न भी आपको दिया होगा। आपको ये सब चीज़ें दी होगी, इसको मान के चलो। आपको Cp भी दिया होगा सॉलिड का, आपको Cp भी दिया होगा लिक्विड का, आपको Cp भी दिया होगा गैस का भी। सारी चीज़ें आपको गिवन होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सारा का सारा फॉर्म कर लिया है। सॉलिड से पूरा गैस में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी चेंज कर देते हैं, प्रेशर को भी चेंज कर देते हैं, और अगर सेम लेंगे और सेम भी आपका 1 एटमॉस्फेयर ना हो तो क्वेश्चन और टफ बन जाता है। तो चलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किस तरीके से इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद तो आप डेल्टा S1 और डेल्टा S2 को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर
पर सबसे पहला लाइन क्या है, अबव इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको ये सब जो कांस्टेंट है ये आपको गिवन होंगे अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको हर सब चांस के लिए चीज़ें याद नहीं करनी, और याद आप हर सब चांस के लिए कर भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि आपके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिफाइन है। तो आप मान लो आपका स्टार्टिंग अंदर क्या है, ये एक मैं ऊपर यहाँ पर केस ले रहा हूँ, क्या ए सॉलिड से ए सॉलिड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए सॉलिड से मैं मिटा देता हूँ सब कुछ। आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपका पहला स्टेप होगा कि आपको ए सॉलिड से ए सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है, और आपको टी टेम्परेचर जो आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा, आप उससे क्या करोगे, आपका सॉलिड को आपको पहले सॉलिड से आपको लिक्विड में जाना है, लिक्विड से आपको गैस में जाना है, ये आपका तरीका है। तो पहले आप मेल्ट करोगे, यानी कि आपको सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप उसको मेल्ट कर सकते हो। तो इनिशियल टेम्परेचर आपको टीएम दिया हुआ है, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का यूज़ आप मेल्टिंग के लिए तब कर सकते हो रिवर्सिबल केस के अंदर, जब आपके पास प्रेशर क्या हो, 1 एटमॉस्फेयर हो। इनिशियल प्रेशर आपके पास क्या दे रखा है, 0.1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। इसके अंदर मैंने आपको 1 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, लेकिन मैं 0.1 एटमॉस्फेयर का केस ले रहा हूँ, तो आप इसको भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लोगे। तो आपके पास जो ये केस बनेगा, ये केस कैसा है आपके पास, ये केस है आपके पास रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का, जहां पर आपके फेज तो आपका सेम रहा पर वेरिएबल डिफर हुए। अब बात करते हैं जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें मैंने 1 एटमॉस्फेयर लिया है, 1 एटमॉस्फेयर लिया, तो 1 एटमॉस्फेयर के हिसाब से कर लेते हैं। 1 से 1 में गए, टी से टीएम पे गए, केस आपका रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा S1 CP सॉलिड ln TM/T। अगर प्रेशर आप 0.1 से 1 पे आ रहे हो, 0. मान लो 1 से 1 पे आ रहे हो, तो आप यहाँ पे माइनस का क्या लगा दोगे, माइनस का R ln P2/P1 भी लगा दोगे, तो आपका डेल्टा S1 इतना निकल जाएगा। बस इतना सा ही चेंज है, इससे ज़्यादा कोई चेंज आएगा नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपकी स्टेट किसके ऊपर है, आप सॉलिड के ऊपर पहुंच गए हो, टीएम और 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, यानी कि अब ये मेल्ट होने के लिए तैयार है। तो आप इसको मेल्ट कर दो, टीएम से टीएम पे आपने मेल्ट कर दिया, सॉलिड से लिक्विड में चले गए, फेज आपने चेंज कर दिया, टीएम से T1 रहा, टीएम से टीएम रहा, 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर रहा, टी और पी एक कॉन्स्टेंट भी है, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी है, फेज आपका चेंज हो रहा है, यानी कि केस आपका हो गया रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। तो डेल्टा S2 निकालोगे किससे, सीधा डेल्टा HM माइनस का TM। अब ध्यान रहे आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, तो आप हीट को दे रहे होगे सिस्टम के अंदर, तभी वो मेल्ट हो रहा है। तो इस केस में आपका डेल्टा HM क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जो लास्ट केस हमने किया था, हम लिक्विड से सॉलिड के अंदर जा रहे थे, तो वहाँ पे आपका डेल्टा HM माइनस का रहेगा। तो आपको उसके बाद क्या करना है, वही है आपके पास लिक्विड को आप लेके जाओगे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर पहुंचने के बाद ही आप उसको वेपराइज कर सकते हो। तो टीएम से टीबी पे गए, लिक्विड से लिक्विड रहे, फेज आपका सेम, फेज आपका क्या सेम, टेम्परेचर आपका चेंज, यानी कि आपका वेरिएबल में चेंज हो रहा है। वेरिएबल भी आपका कौन सा हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर वाला चेंज हो रहा है, प्रेशर वाला चेंज नहीं हो रहा। तो प्रेशर वाली जो आपकी टर्म रहेगी आगे ln P2/P1, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको आपने इग्नोर कर दिया। फॉर्मूला आ गया CP ln TB/TM। तो आपको TB भी गिवन होगा, TM भी गिवन होगा, डेल्टा HM भी गिवन होगा, CPS भी गिवन होगा, CPL भी गिवन होगा। जिस चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको सब गिवन होगी, टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, लिक्विड को आपने गैस में किया, नहीं कि आपने इसको वेपराइज किया। वेपराइज करने के लिए आप तैयार हो, जी हाँ आप तैयार हो, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर है, तो आपने इसको वेपराइज कर दिया। लिक्विड से गैस में आ गए, टीबी से टीबी रहा, 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर रहा, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी है और सेम भी है, तो आपने इसको वेपराइज कर दिया। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा S4 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा H वेपराइजेशन TB। आप यहाँ पर लिक्विड को हीट दोगे तभी तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो आपका डेल्टा H यहाँ पर डेल्टा H भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपकी जो स्टेट है वो क्या है, आपको T' तक जाना है। आपकी स्टेट क्या है, आपको T' पे पहुंचना है और 0.1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ही पहुंचना है। तो आप पहले क्या करोगे, आप टेम्परेचर को चेंज कर दो, उसके बाद आप प्रेशर को चेंज कर दो। आप दोनों को एक साथ भी चेंज करोगे तब भी कोई फर्क आएगा नहीं, आप दोनों को एक साथ भी चेंज कर सकते हो। TB से T' में जाओ, 1 एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर में जाओ। मैंने यहाँ पर अलग अलग में लिया हुआ है, मैं पहले TB से T' पे गया और फिर 1 एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर के ऊपर गया, फर्क कुछ भी नहीं आएगा। मान लो आप पहले TB से T' पे जा रहे हो, 1 एटमॉस्फेयर आप सेम रखो, तो प्रेशर का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, CP गैस, यानी कि जो गैस का CP है वो आपको गिवन होगा ln T2/T1, ln T2/T1। अगर मेरा प्रेशर भी चेंज हो तो आप क्या करते हैं, माइनस का R इंटू में ln P2/P1। लेकिन इस केस के अंदर तो आपने प्रेशर को सेम रखा, तो आप इस चीज़ को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर दो अभी। उसके बाद आपने क्या किया, टेम्परेचर आपका T' रहा, 1 एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर पे गए, तो आपका डेल्टा S क्या है। अब इस केस में आपका टेम्परेचर सेम है, तो आपने इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया, तो क्या निकल कर आया, माइनस का R ln 0.1/1, यानी कि P2/P1। तो आप इसको इस तरीके से क्यों लिखते हो, आप इसको यहीं पर ही चेंज कर दो, और आप इसको इस चीज़, ये वाली टर्म आपकी और ये वाली टर्म तो सेम ही है ना, तो इसको यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, बात क्या है, एक ही है। आपको इन द एंड डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4, डेल्टा S5, डेल्टा S6 को ऐड ही तो करना है, तो आप इसको एक बार में ही कर सकते हो। आप अगर आपका
फेस सेम रख रहे हो तो आप दोनों वेरिएबल्स को एक साथ भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं जहां पर आपको इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले आपको पता है, उनका यूज़ करके आप लोग इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर भी डेल्टा एस को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच में, एस और टी के बीच में करते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन किया उसी के लिए करते हैं। अभी ये मैंने क्वेश्चन किया उसके अंदर आपका डेल्टा एस वन क्या निकल कर आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपका डेल्टा एस वन निकल कर आया था NCP सॉलिड। मैं यहाँ पर 1 मोल नहीं ले रहा, मैं एन को एन ही ले रहा हूँ, मान लो इसको 1 मोल मान लो आप। तो CP सॉलिड क्या निकल गया था, ln T2/T1। उसके बाद आपका डेल्टा S2 क्या निकल गया था, डेल्टा S2 आपका था डेल्टा HM/T, डेल्टा HM/T है। उसके बाद आपका डेल्टा S3 निकल कर आया था, ये क्या निकल कर आया था आपका CP लिक्विड ln T2/T1। ये आपका क्या था, CP लिक्विड था। तो यहाँ पर आप TM तक पहुँच गए थे, TM/TB आप यहाँ पर TM तक गए थे। स्टार्टिंग टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ था, T दिया हुआ था। स्टार्टिंग टेम्परेचर T था, T2 आपका TM था, तो TM/T था। उसके बाद डेल्टा HM/TM होगा, उसके बाद ln TM/TB होगा। डेल्टा S4 आपके पास क्या है, डेल्टा S4 आपके पास है डेल्टा H वेपराइजेशन/TB। उसके बाद डेल्टा S5 मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। डेल्टा S5 आपके पास क्या निकल कर आया था, आपके पास निकल कर आया था CP गैस ln T-/TB, ये आपके पास निकल कर आया था डेल्टा S5। तो इसका ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर और एंट्रोपी का, एंट्रोपी का और टेम्परेचर का, S और T का ग्राफ बनाते हैं हम। यहाँ पर देख लो ST का फंक्शन है। तो आप एक चीज़ देखें यहाँ पर, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर यहाँ पर जो मैं इसको ढंग से लिखता हूँ एक बार, ये जो आपका TM है और ये आपका क्या है, इनिशियल टेम्परेचर जो है ये आपका T है, तो ये आपका जो है वो TM है, ये आपका क्या है, T है। तो ये आप इस चीज़ को देखिए, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका एंट्रोपी बढ़ेगा, ये आपको दिख रहा है साफ साफ फॉर्मूले के अंदर। जो आपका इनिशियल टेम्परेचर, आपका अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो आपको वैसे भी पता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिस्टम के अंदर एंट्रोपी, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो हिलने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे और उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है इन लॉगरिथम के साथ। फंक्शन लॉग का है, फंक्शन अगर लॉग का है तो बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ता है, घटता है तो ऐसे बढ़ता है। लॉग का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल का होता है। लॉग का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ से आप समझ सकते हो। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आप कैसे बनाते हो, PV का कैसे बना रहे थे आप, ऐसे बना रहे थे। अगर ये है डिक्रीज हो रही है इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम के साथ, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। लेकिन इस केस के अंदर आपका एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और लॉगरिथम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का आप कैसे बनाते हो, इंक्रीज का आप ऐसे बनाते हो। ये होता है इंक्रीज का ग्राफ, जहाँ पर आपको वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा हो। तो पहला जो स्टेज है उसके लिए ग्राफ हो जाएगा आपके पास ये, इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और आपका एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। सेकंड स्टेज के अंदर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और आपका फेस चेंज होगा। फेस चेंज ओवर कहां पर जाएगा, आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो। सॉलिड से लिक्विड में अगर आप जाते हो तो आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और आपका एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आपको पूरा ग्राफ प्लॉट करना है। अगला आप फिर से ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ मैं आपको समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप एक बार खुद बनाकर देखिए ग्राफ। कार्नोट इंजन के अंदर हम लोगों ने ग्राफ बनाना अच्छे तरीके से सीखा था, कैसे आप लोग ग्राफ को बनाते हो। तो आपको ग्राफ बनाना आता है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरीके से बना है, ये बता दिया, और आगे वाले तो सब सेम ही है, बार बार यही कहेगा। तो जो बेसिकली आपके पास ग्राफ आता है एस और टी का, एंट्रोपी चेंज के अंदर जब आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो, सॉलिड से गैस में जा रहे हो, टेम्परेचर को भी चेंज कर रहे हो, प्रेशर को भी चेंज कर रहे हो, तो आपके पास जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्टेयर टाइप का आपके पास ग्राफ आता है। क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि ग्राफ कैसा होगा, एस और टी का लीनियर होगा, स्टेयर टाइप होगा, कैसा होगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका, तो आप एक बार ग्राफ इसका याद रख लो किस तरीके से इसका ग्राफ बन सकता हो। लेकिन अगर आपको मैं ना भी बताऊं ग्राफ कैसे बनता है तो भी आपको ग्राफ बनाना तो आना चाहिए। कार्नोट इंजन के अंदर हमने ग्राफ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। सारे ग्राफ देखें। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जिनके बीच में आप ग्राफ बना रहे हो उनके बीच में आप इक्वेशन लिखो और उसके बाद देख लो इसके इंक्रीज होने से ये इंक्रीज हो रहा है, इसके इंक्रीज होने से डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद आप चीज़ों को बढ़ते हुए चले जाओ। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपसे पूछे गए हैं गेट के अंदर और नेट के अंदर। क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा जो है वो गेट के कराता हूँ। मैं आपको गेट के क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि गेट के क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट होते हैं थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं नेट के से, और वो चांसेस होते हैं कि अब नेट के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नेट गेट के अंदर आया हुआ है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। H2O लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर से H2O वेपर 0.1 एटमॉस्फेयर के ऊपर गया, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है 373 केल्विन से 373 केल्विन, यानी कि क्या, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आपको पता है कि ठीक है, मुझे अगर लिक्विड को ट्रांसफॉर्म करना है, लिक्विड को मुझे वेपराइज करना है, तो मुझे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का ही चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस का ही है। तो टेम्परेचर आपका थ्रू आउट ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है।
चीज़ों को समझिए किस तरीके से कर रहे हैं। आप इसको देखो, आप लिक्विड से वेपर के अंदर जा रहे हो, आपका फेस चेंज हुआ है, क्या आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है? नहीं, टेम्परेचर मेरा चेंज नहीं हुआ। क्या आपका प्रेशर चेंज हुआ है? हाँ, मेरा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से 0.1 एटमॉस्फेयर से गया है। इसका मतलब ये केस बन गया जहाँ पर आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके वेरिएबल भी डिफर कर रहे हैं। अगर वेरिएबल भी डिफर कर रहा हो, फेस भी ट्रांसफर हो रहा हो, फेस भी डिफर कर रहा हो, तो आपका केस बन जाता है वो इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन का। और अगर आपका केस इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का बन गया तो आपको इनके स्टेप्स को ब्रेक करना है मल्टीपल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप के अंदर। और रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के आपको फॉर्मूले पता है, तो किस तरीके से आप ब्रेक करोगे? सबसे पहले आपको लिखनी होती है कि आपकी इनिशियल कंडीशन क्या है। इनिशियल कंडीशन ये रही, तो इनिशियल कंडीशन को एज इट इज पहले लिख दो। आप क्या लिखा आपने? H2O लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस। आपको चाहिए वेपर के अंदर, आपको इसको गैस के अंदर कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि आपका पानी वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या हो? 1 एटमॉस्फेयर हो। तो आपकी इनिशियल कंडीशंस में ही तैयार हो, आप तैयार हो स्टार्टिंग के अंदर इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 373 केल्विन है, और आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि आप तैयार हो इसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको वेपर में कन्वर्ट कर दो। वेपर में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो H2O लिक्विड से 1 एटमॉस्फेयर, H2O वेपर 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? फेज चेंज। फेज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? वेरिएबल आपके सेम है। अगर वेरिएबल सेम है, फेज चेंज हो रहा है, तो क्या बन गया? ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। वेरिएबल सेम भी है और एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग भी है। तो क्या लगाओगे आप? सीधा सेकंड लॉ लगाओगे। जो आपका S1 है वो क्या हो जाएगा? S1 आपका डायरेक्टली हो जाएगा, डेल्टा S1 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली डेल्टा H वेपराइजेशन बाय TB बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपको पता है क्या? 373 केल्विन। डेल्टा H वेपरेशन क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया था 40670, ये आपको दिया गया था। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करो 40670, तो आपका डेल्टा S1 तो निकल कर आ गया। अब बात करते हैं आपकी फाइनल कंडीशन की। फाइनल कंडीशन के अंदर आपके पास है H2O वेपर 0.1 का ATM प्रेशर और 373 केल्विन के ऊपर। आप यहाँ तक पहुँच गए हो। टेम्परेचर तो आपको ये रखना है, यानी कि 373 से 373 रखना है। फेस भी आपको क्या करना है? वेपर ही रखना है, लेकिन आपको प्रेशर की कंडीशन चेंज करनी है। तो कर दो। आपने क्या किया? H2O वेपर 1 एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ चले गए आप? H2O वेपर 0.1 एटमॉस्फेयर पे चले गए। टेम्परेचर आपका क्या रहा? 100 डिग्री सेल्सियस रहा। वेरिएबल आपके पास क्या क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर है। फेज आपके पास क्या है? फेज आपका सेम है, फेज आपका सेम है, वेरिएबल डिफर है। तो केस बन गया रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का। वेरिएबल आपके पास T और P है, तो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी अगर T और P है तो TT बाय TB आएगा और DP बाय PB आएगा। P है तो CP आएगा, CP है तो माइनस का R आएगा। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो CP यहाँ पर वेपर का, तो CP वेपर ln T2 बाई T1 आएगा, माइनस का R ln P2 बाय P1 आएगा। तो इस केस के अंदर तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2 है तो T2 बाई T1 क्या? 1। अगर T2 बाई T1 1 है तो ln T2 बाई T1 क्या? ln 1। ln 1 क्या होता है? 0 होता है, तो इसको आप इग्नोर कर दो। तो वैसे भी आपको पता है कि अगर आपका जो वेरिएबल कांस्टेंट है उसको आप काट सकते हो, तो आपको क्या चाहिए? माइनस R ln P2 बाई P1। P2 आपको पता है, P1 आपको पता है, R की वैल्यू भी आपको पता है। ये आपको जूल में दिया गया है, तो पहले वाला आपका डेल्टा S1 जूल के अंदर निकल कर आएगा, तो R की वैल्यू भी आप जूल के अंदर यूज़ कीजिए। प्रेशर यूनिट कट जाएगी, तो ये भी आपका जूल में निकल कर आएगा। दोनों को ऐड कर दोगे, आपका आंसर जो लगभग आएगा इस केस के अंदर 128 जूल पर केल्विन पर मोल आएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। इस वाले केस के लिए लगभग कुछ आएगा यहाँ पर निकल के मेरे हिसाब से 109 के करीब आएगा। और इसका मुझे याद नहीं है आंसर क्या आएगा, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो समथिंग अराउंड 128 जूल पर केल्विन पर मोल आएगा। आप निकल कर देख लीजिए, शायद इसका 108 के कुछ करीब आता है, और इसका कुछ ऐसा आएगा कि 12 के करीब, या फिर कितना जो बच गया उसके करीब आएगा। आप देख लेना कितना इसका आंसर आ रहा है। आपका इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 128 जूल पर केल्विन पर मोल के लिए भी आएगा। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या? कैलकुलेट डेल्टा HM। अब इसके अंदर आपको डेल्टा HM भी पूछा गया है, डेल्टा SM भी पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। M का मतलब क्या है? आप मेल्टिंग कर रहे हो, फिर मेल्टिंग का रिवर्स कर रहे हो, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं। मैम सिर्फ उसके लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। अभी तक आप लोग डेल्टा S को निकाल रहे थे, अब डेल्टा H को कैसे निकालोगे? ये भी एक बड़ी बात है। तो डेल्टा H को निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, क्या? अभी तक आपने क्या पढ़ा डेल्टा H के लिए? DH इक्वल टू क्या? CP/dt। ये आपने पढ़ा है, DH इक्वल टू CP/dt। N लगाओगे तो DH इक्वल टू NCP/dt। तो क्या आपको CP पता है? क्या आपको DT पता है? आपको बस ये देखना है,
अगर आपको वो पता है तो आप डी एच भी निकालोगे, उसकी कोई टेंशन आपके सामने है नहीं। तो डेल्टा एच को देखकर एकदम से डरिए मत कि मैं डेल्टा एच को कैसे निकालूंगा, मैंने तो सिर्फ डेल्टा एच का फॉर्मूला पढ़ा है। उन सब चीज़ों को देखकर डरिए मत, आपको यही तो चीज़ें चाहिए। आपके पास कुल मिला के 4 ही वेरिएबल हैं, पी वी एस टी, एस आप निकाल रहे हो, वॉल्यूम आप चेंज कर नहीं रहे, बचा क्या पी और टी, और पी और टी के अंदर भी आपको डेल्टा एच पता है, तो आपको तो सारी चीज़ें ही पता है। तो आप पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को देखकर ये मत सोचिए कि मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बस ज़रूरत है उसको यूज़ करने की। तो जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर आपको कैलकुलेट करना था डेल्टा एच एम और डेल्टा एस एम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको सी पी गिवन था, सी पी गिवन था, एल एन 263 गिवन था, एल एन 273 गिवन था, डेल्टा एच एम गिवन था, ये भी आपको चीज़ें गिवन थी। तो आपको लगभग वैल्यूज़ गिवन थी। मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर यूनिट नहीं लगाई, मैंने ऐसे ही यूनिट नहीं लिखी, आप बस को कर लेना किस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। सारी यूनिट एक दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग ही थी, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं थी। आपको यहाँ पर साथ में कुछ एल एन 263 की वैल्यू दी गई है, एल एन 273 की वैल्यू दी गई। इसका मतलब जब आप इनको सोल्व करोगे तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इसने आपको राइट वैल्यू दे दी तो मतलब ये क्वेश्चन नेट के अंदर भी आ सकता है। गेट का क्वेश्चन है, ये गेट में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेट के अंदर इसलिए नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है, और नेट के एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड है नहीं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से वैल्यू दे दे, एल एन 263 क्या होता है, एल एन 273 क्या होता है, आपको इस तरीके से वैल्यू दे दे तो उसके बाद कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, और नेट के अंदर भी आने के ऐसे क्वेश्चन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो आपको तैयारी करनी है इन टाइप के क्वेश्चन की भी, जहाँ पर थोड़े से न्यूमेरिकल बेस आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, करना तो कैसा है वो आपको पता ही है। स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको पानी का केस है तो आपको पता है पानी से आपको फ्रीज करना है। आपको पता है फ्रीज मेरा होगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर। प्रेशर आपको दिया गया है 0.1 मेगा पास्कल, ये लगभग बराबर होता है किसका, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। वैसे जनरली आपका जो 1 मेगा पास्कल है वो इक्वल टू होता है किसके, एक जो आपका मेगा पास्कल है वो इक्वल टू होता है 0.9896 एटमॉस्फेयर के। तो आपका जो 0.99896 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, तो आपका जो 0.1 मेगा पास्कल है वो लगभग बराबर हो जाएगा 0.9896 एटमॉस्फेयर के। इसको आप बोल सकते हो लगभग आपका 1 एटमॉस्फेयर। तो कंडीशन आपकी ठीक है, प्रेशर की कंडीशन जो है वो आपकी ठीक है। ये आपका फ्रीजिंग करने के लिए आपकी जो कंडीशन है 1 एटमॉस्फेयर को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, आपको इसको लेकर ही चलना है इस केस के अंदर। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि जो आपका पानी फ्रीज हो रहा है या फिर मेल्ट हो रहा है, जो आपका पानी फ्रीज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, वेपराइजेशन के अंदर जा रहा है, वो आपका 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर हो सकता है और 0.1 मेगा पास्कल के ऊपर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन का आपको चेक करना है 1 एटमॉस्फेयर किस किस के बराबर होता है। वो आपको कुछ भी दे सकता है, आपको दे सकता है 1 एटमॉस्फेयर का, आपको 0.1 मेगा पास्कल भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रेशर के ऊपर, अलग अलग यूनिट के अंदर भी आपको याद होनी चाहिए वैल्यू कि किस प्रेशर के ऊपर आपका जो पानी है वो फ्रीज हो रहा है या फिर आपका पानी वेपराइज हो रहा है। तो ये कंडीशन ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर आप मेल्ट कर सकते हो, इस कंडीशन के ऊपर आप वेपराइजेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको है नहीं। कंडीशन क्या रही, आप लिक्विड से सॉलिड के अंदर का, यानी कि आपका फेज चेंज। सबसे पहले आपको पहचानना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। फेज क्या, चेंज। टेम्परेचर 263 केल्विन से 263 केल्विन, 263 केल्विन क्या होता है माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, 2 क्या होता है माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर क्या दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर क्या दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर और वेरिएबल, प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो लग रहा है कि रिवर्सिबल है, लेकिन -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी फ्रीज नहीं होता। पानी आपका फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आपका एटमॉस्फेयर क्या हो 1 एटमॉस्फेयर आपका प्रेशर हो। तो इसका मतलब क्या, आपके यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। तो ये भी एक केस है कि उसका रिवर्सिबल का ही केस है। हमने भी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को किया है, किस तरीके से आप लोग जो करते हो। ये वाला जो केस है अभी तुम थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था, पानी का -10 से -10 का गया हुआ है, लिक्विड सॉलिड सेम क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर। बस आपको CP की, CV की, इन सब चीज़ों की वैल्यू दी गई थी, आपको इस तरीके से ब्रेक करना था और आपको उस क्वेश्चन को करना था। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो। आपको इसको ब्रेक करना है, सबसे पहले क्या करते हो, इनिशियल कंडीशन को वेरीफाई करते हो। इनिशियल कंडीशन आपकी ये है, इनिशियल कंडीशन को दोबारा कर दो एज इट इज़, दोबारा ऐसे कैसा लिख दो। आप जिसके अंदर आपको वैल्यूज़ को अच्छे से लिखना आता हो उसके अंदर लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है -H2O लिक्विड -10 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा इसकी, तो मैं पुट करूंगा 263 केल्विन ही। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो आपको पता है कि पानी आपका फ्रीज होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहले आपको इस लिक्विड को 0 पर लेकर जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, H2O लिक्विड से H2O लिक्विड गए, -10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गए और 1 एटमॉस्फेयर तक आप लोग चले गए। इसका डेल्टा एस कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता है, CP लिक्विड ln T2/T1, ये हम कर चुके हैं। यानी कि क्या, CP लिक्विड ln T2 -
माइनस T1, T2 यहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस क्या 273 केल्विन, यानी कि क्या हो जाएगा ये Cp लिक्विड ln 273 माइनस ln 263। तो ln 263 की वैल्यू आपको दे रखी है, 273 की आपको वैल्यू दे रखी है, Cp लिक्विड भी आपको दे रखा है, तो आपको ये सब दे रखा है, तो आपका डेल्टा S1 यहाँ से निकल कर आ गया, डेल्टा S1 निकाल लिया। उसके बाद आपने देखा कि आपका पहुंच गए हो आप H2 लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर, यानी कि आप तैयार हो इसको फ्रीज करने के लिए। तो फ्रीज कर दो। फ्रीज कैसे करोगे, H2 लिक्विड सॉलिड के अंदर गए 0 डिग्री सेल्सियस पर रहा, टेम्परेचर प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पर रहा, टेम्परेचर प्रेशर सेम एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, फेज आपका चेंज हो रहा है, तो ये हो गया रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सेकंड लगाओगे, डेल्टा S2 क्या डेल्टा HM/T, यहाँ पर आपको डेल्टा HM दे रखा है, मेल्टिंग करते हुए कितनी हीट लगती है वो दे रखा है। मेल्टिंग होता है कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, क्वेश्चन के अंदर आप कहाँ जा रहे हो, लिक्विड सॉलिड के अंदर, यानी कि आप हीट यहाँ से बाहर निकालोगे, हीट यहाँ से बाहर निकालोगे। अगर आपको यहाँ पर डेल्टा HM 6006 दे रखा है तो आप यहाँ पर डेल्टा HM क्या लोगे, माइनस का 6006 लोगे। डेल्टा HM आपको दे रखा है मेल्टिंग करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, लेकिन आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, यानी कि आप उल्टा जा रहे हो। तो जब आप उल्टा जाते हो तो आपका डेल्टा HM भी उल्टा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है उसके आगे। तो डेल्टा माइनस का 6006, टेम्परेचर क्या है आपका यहाँ पर 273 केल्विन है, तो आपका डेल्टा S2 भी निकल कर आ गया। उसके बाद आपका S3 डेल्टा S3 देखो कैसे निकालोगे आप, कंडीशन फाइनल क्या आपको -10 तक ले जाना है, तो 0 से आपने क्या किया -10 तक ले गए, सॉलिड रहा, फेस सेम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि क्या रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आपका फेस सेम है पर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगाओगे, CPS ln T2/T1। प्रेशर वाला जो आपके आगे है यहाँ पर ln P2/P1 जो आपका आगे है, इसको आप इग्नोर कर दोगे कि प्रेशर आपका क्या है सेम है, तो इसको आपने इग्नोर कर दिया इस केस के अंदर भी। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो CP सॉलिड ln T2 - T1, ये क्या है ln 263 माइनस क्या है ln 273, तो इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, Cp सॉलिड भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आप डेल्टा S3 भी निकाल सकते हो, डेल्टा S1 हो गया, डेल्टा S2 हो गया, डेल्टा S3 हो गया, तो कंप्लीट डेल्टा S को भी आप इजीली निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि डेल्टा H कैसे निकालोगे। देखो डेल्टा S के अंदर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी है, आपको लोग निकालने पड़े हैं, लोग की हालांकि उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, उसके बाद भी थोड़ा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो नेट के अंदर आपको एज सच जनरली क्वेश्चन नहीं आते, इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े, क्योंकि अभी तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है नेट के एग्जाम के अंदर, लेकिन गेट के एग्जाम के अंदर अलाउड है। तो गेट के अंदर आपसे वो डेल्टा S निकलवा सकता है, तो नेट के अंदर तो आपसे डेल्टा S नहीं निकलवाएगा, लेकिन नेट के अंदर सेम क्वेश्चन को देकर आपसे डेल्टा H निकलवा सकता है, क्योंकि डेल्टा H के लिए कैलकुलेशन की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H1 पहले स्टेप के लिए निकाल रहा हूँ। पहला स्टेप आपका ये रहा, क्या होता है डेल्टा H, Cp सॉलिड dt, Cp लिक्विड dt, यानी कि क्या Cp ऑफ लिक्विड T2 - T1। T2 पता है कितना है 273 केल्विन है, T1 पता है कितना है 263 केल्विन है, Cp लिक्विड दे रखा है ये आपको पता है, तो डेल्टा H1 निकल गया। कोई ज़्यादा खतरनाक कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है, तो नेट के अंदर आने के चांसेस हैं, डेल्टा H को निकलवा लेगा वो आपसे। तो आपको डेल्टा H को निकालना भी आना चाहिए, डेल्टा S को निकालना भी आना चाहिए। वो आपसे डेल्टा G भी पूछ सकता है, अगर आपको डेल्टा S निकल गया, डेल्टा H निकल गया, तो डेल्टा G भी आप निकाल सकते हो। रिलेशन क्या है, डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो वो आपसे डेल्टा H भी निकलवा सकता है, डेल्टा S भी निकलवा सकता है, डेल्टा G भी निकलवा सकता है, जो उसका मन करेगा वो उसको निकलवा सकता है। तो आपको सारी चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, राइट। तो सेकंड केस के लिए क्या लगाओगे आप, DH क्या है, आपका क्या होता है DH। इस केस के अंदर तो आपका जहाँ पर लिक्विड से आप सॉलिड के अंदर जा रहे हो, तो आपका टेम्परेचर प्रेशर चेंज, तो इसके अंदर तो क्या जितनी हीट आप दोगे वो आपका क्या है, वो तो आपका डेल्टा H ही है। कितनी हीट आप दे रहे हो डेल्टा HM के बराबर, तो ये तो आपको डायरेक्ट ही गिवन है। कितनी हीट आप यहाँ से निकाल रहे हो, इसके अंदर आप निकालोगे तो क्या, ये तो आपको डायरेक्ट ही गिवन है, माइनस का डेल्टा HM। ये आपका DH2 भी निकल गया, DH1 भी निकल गया, DH3 क्या वही सेम पहले वाले फॉर्मूले की तरह, कैसे Cp ऑफ सॉलिड dt, यानी कि Cp ऑफ सॉलिड T2 - T1। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल्टा H1 आपका Cp dt, Cpl T2 - T1 ये आपका निकल कर आ गया। डेल्टा S2 डायरेक्ट दे ही रखा है आपको 6006, डेल्टा S3 क्या Cp dt, Cps T2 - T1 38 263 - 273, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। यानी कि आपने डेल्टा S भी निकाल लिया, आपने डेल्टा H भी निकाल लिया, और आपने डेल्टा S निकाल लिया तो आप डेल्टा G को भी ईजिली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, डेल्टा G = डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S। जिस टेम्परेचर के ऊपर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वो टेम्परेचर यहाँ पर लोगे। किस टेम्परेचर के ऊपर कर रहे हो आप कर रहे हो 263 केल्विन के ऊपर। तो जिस ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ उसी कंडीशन के ऊपर ही आपसे वो डेल्टा G को पूछेगा। ऐसे मत सोचना कि टेम्परेचर भी अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसने डेल्टा G पूछा तो कैसे निकालूंगा, वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे वही पूछेगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो,
तो आप वहाँ पर डेल्टा जी भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डेल्टा एच निकालना आता है और आपको डेल्टा एस भी निकालना आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक जो चीज़ आपने मिस की है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि क्या आपने मिस किया है अभी तक, क्योंकि एक जो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि जब हम लोग इस ग्राफ को पढ़ रहे थे, जब मैंने इसका कन्वर्जन किया, मैंने इसको ए सॉलिड से ए गैस के अंदर कन्वर्ट किया। हमने स्टार्टिंग स्टेप क्या किया, हमने टी टेम्परेचर से टीएम टेम्परेचर के ऊपर गए, यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर गए, यानी कि आपने टेम्परेचर को तो इंक्रीज़ किया होगा, चलो कोई बात नहीं। अगर आपका जो स्टार्टिंग टेम्परेचर टी है, अगर ये स्टार्टिंग टेम्परेचर टी आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस है, आपके पास माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस, ये अगर आपके पास हो तो कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। लेकिन अगर ये आपके पास माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि अगर ये 0 केल्विन हो गया, तो आप कैसे डेल्टा एस को निकालोगे? क्योंकि अगर आपका टी इनिशियल टी आपका 0 हो गया तो आपका यहाँ पर ln Tm/0 हो जाएगा। Tm/0 तो इन्फिनिटी होता है, ln इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू में Cp भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो आपका डेल्टा S1 ही इन्फिनिटी निकल कर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, नीचे वाली चीज़ों को भी निकाल कर, क्योंकि आपका तो एंड में आपको ऐड करना, तो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो तो इन्फिनिटी रहेगा। तो अगर आपका किसी भी सब्सटेंस को आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर आप कहो कि आप ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर रहे हो, और अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को 0 केल्विन से शुरू कर दिया, तो किस तरीके से आप लोग डेल्टा एस को निकालोगे? एक क्वेश्चन आपके सामने ये निकल कर आया है, क्योंकि अगर आप 0 केल्विन से शुरू कर रहे हो तो आपका जो पहला स्टेप है ln CPS ln Tm/T भी आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, और अगर नीचे 0 हो गया तो ये पूरी टर्म आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगी, और आपके पास डेल्टा S1 पूरा की पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो नीचे चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक क्वेश्चन तो ये आया है कि कैसे आप लोग निकालोगे अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन 0 केल्विन से शुरू हुआ। इस चीज़ को सोचिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस चीज़ को करेंगे कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन 0 केल्विन से शुरू हो रहा है तो किस तरीके से आप एंथैल्पी चेंज को निकालोगे। पूछा नहीं गया है नेट के अंदर, ना गेट के अंदर, लेकिन पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जा सकता है। वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 डिग्री केल्विन से शुरू हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कैसे आप उसको करोगे। तो अभी तक हम लोगों ने पानी का केस किया है। टीफर के अंदर आपसे I2 का केस पूछा गया था, लेकिन उसने आपको सारे के सारे डेटा दिए थे, किसके ऊपर वो मेल्ट होगा, किसके ऊपर वो बॉयल होगा, Cp क्या है लिक्विड का, Cp क्या है सॉलिड का। अगर वो आपको सारा डेटा दे ही देगा तो क्या पानी और क्या दूसरा सब्सटेंस, अगर आपको सबका टेम्परेचर प्रेशर पता चल जाएगा तो फिर तो आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं। अगर उसने यहाँ पर खाली मेल्टिंग पॉइंट दिया है T387 केल्विन, इसका मतलब प्रेशर इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 एटमॉस्फेयर ही है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन ही 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर होते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आया था टीफर के अंदर, कैलकुलेट डेल्टा एस, 2014 के अंदर ही अभी आया हुआ है, नया ही है, इतना पुराना भी नहीं है, 2014। तो I2 सॉलिड से आपने किस में कन्वर्ट किया, I2 लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया। आयोडीन को आप सॉलिड से लिक्विड के अंदर ले गए, आपने तो सॉलिड से गैस वाला भी किया हुआ है, तो ये तो सिर्फ सॉलिड से लिक्विड ही है, थोड़े से स्टेप और कम लगेंगे। आपने तो सॉलिड से गैस वाला कर रखा है, तो सॉलिड से लिक्विड क्या बड़ी बात है आपके लिए, आप तो इसको ईजिली कर दोगे। क्या दिया हुआ कंडीशन, यानी कि आपका फेज यहाँ पर चेंज हो रहा है। पहले समझिए कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। फेज आपका चेंज हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है, टी चेंज, प्रेशर क्या सेम। तो अगर एक भी वेरिएबल आपका चेंज है तो केस किसका बन जाता है, ये बन जाता है इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरीके से करते हो, आप करते हो उसको ब्रेक करते हो रिवर्सिबल के अंदर, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले से पढ़ा है। हमने तो सॉलिड से सीधा गैस का कर रखा है, तो ये तो सिर्फ सॉलिड से लिक्विड का है। तो इस क्वेश्चन को आप कर देखिए, सारे के सारे डेटा आपको गिवन है, आपको Cp सॉलिड भी गिवन है, Cp लिक्विड गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी आपको गिवन है, और आपको डेल्टा Hm भी गिवन है। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, इनिशियल स्टेज को लिखोगे, I2 सॉलिड को पहले I2 सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट तक लेकर जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आप जाकर आप उसको मेल्ट कराओगे, मेल्ट कराने के बाद आप उसको फाइनल कंडीशन तक लेकर जाओगे। तो 4 स्टेप बनेंगे, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4, चारों निकालने आपको आते हैं, बाद में आप उसको ऐड कर दो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो गेट के अंदर पूछा गया था, इस क्वेश्चन को मैं आज नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन की बात हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं कि आपका अगर
CP टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो आप उसको इंटीग्रेशन के अंदर क्या कर सकते हो, आप उसको इंटीग्रेशन के अंदर अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो लेकिन मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि अगर आपका CP टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। तो गेट के अंदर पूछा जा चुका है जहाँ पर आपको CPU उसने टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया है। मैंने आपको CPU उस केस के अंदर A+BT की फॉर्म में कराया था, इसलिए कराया था क्योंकि पेपर के अंदर भी A+BT की फॉर्म ही थी। क्या फॉर्म थी? 5 + 0.1T। ये आपको CP दिया हुआ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन क्या है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज हीटेड फ्रॉम 300 Kelvin to 400 Kelvin. CP of the substance is given as CP 5 + 0.1T. What is the value of delta S? तो अगर आपको डेल्टा एस के सारे फॉर्मूलेज याद है तब भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका CP है वो तो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आपको जाना पड़ेगा वापस से कहाँ? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ CP। क्या निकल कर आई? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डेल्टा एस। कैसे निकाली थी हमने? DQ क्या था आपका? DU माइनस का W था। DU क्या होता है? DU होता है NCV/dt। W क्या होता है? माइनस का PdV। यानी कि क्या? यानी कि आपका DQ बन गया CV/dt। एक मोल के लिख रहा हूँ CV/dt प्लस PdV। इसको भी T से डिवाइड कर दो, इसको भी T से डिवाइड कर दो। ये क्या बन गया आपके पास? ये आपके पास बन गया DS यानी कि डेल्टा S। ये क्या हो गया आपका? CV/dt/T। ये क्या हो गया? प्लस का PdV/T। ये आपका बन गया। अगर आपको यहाँ से DS निकालना तो इंटीग्रेशन आपको यहाँ से करना पड़ेगा, जैसे आप करते थे S1 से S2, T1 से T2, T ये आपका V1 से V2। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या चीज़ें गिवन है? आपको गिवन है, आपको जो चीज़ें गिवन है मैं मिटा देता हूँ। जो मैंने फालतू चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मूला आपके पास आपके सामने है। क्या फॉर्मूला है आपके पास? DS = CV/dt का इंटीग्रेशन बाय T dt/T प्लस का PdV/T। ये आपके पास चीज़ें गिवन है और आपको इस तरीके से ही चीज़ों को करना है। आपको यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। P को आप T की टर्म के अंदर लिख सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके, तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। P को जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? P = क्या होता है? RT/V। तो जब यहाँ पर आप RT/V लिखोगे, P की जगह लिखोगे RT/V इंटू में T, तो T से T कट जाएगा, R/V इंटू में DV/V बन जाएगा ये भी। लेकिन इस वाले केस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर कहीं भी उसने वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को ही चेंज किया है। तो टेम्परेचर आपका क्या है? T1 आपका क्या है? T1 आपका है 300 केल्विन। T2 आपका क्या है? T2 आपका है 400 केल्विन। CP आपका क्या है? 5 प्लस का 0.1 टेम्परेचर। ये आपको गिवन है। फॉर्मूला आपके सामने है जो आपने अभी भी बनाया है। ये वाली चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, इस वाले पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपका वॉल्यूम में चेंज उसने नहीं दिया गया। तो आप वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट मान सकते हो। वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट आप यहाँ पर इस चीज़ के अंदर मान सकते हो क्योंकि आपको दिया ही नहीं गया। प्रेशर को कॉन्स्टेंट भी आप मान सकते हो क्योंकि आपको दिया ही नहीं गया। तो आपको सिर्फ इस चीज़ को करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आप CV जो है इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आप कैसे निकालोगे? ये वाला पार्ट आपके पास क्या बन जाएगा? डेल्टा एस। इसको आप क्या लिखो? डेल्टा एस। ये आपको कैलकुलेट करना है। ये क्या? CV क्या रखो? 5.01T 5.0.15 प्लस 0.1T डिवाइडेड बाई T इंटू में T, या इसको आपको इंटीग्रेट करना है। आपका डेल्टा एस निकल जाएगा। लिमिट क्या है? 300 केल्विन से 400 केल्विन की आपके पास लिमिट है। कैसे इसको करोगे आप? एक बार दोबारा से मैं इसको करके दिखाता हूँ। आपका डेल्टा एस निकल रहा था इंटीग्रेशन ऑफ क्या? 5 प्लस 0.1T डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय dt/T। ये आपको इंटीग्रेट करना है। लिमिट आपकी 0 से 400 है, तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 5/T dt प्लस का क्या? 0.1T/T dt। इनको लिमिट लगा दो T1 से T2। आपको लिमिट को सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर निकालो। 1/T का क्या होता है? ln T2/T1 इंटीग्रेशन आपको पता है। इसका क्या निकल कर आएगा? 0.1 कांस्टेंट है, बाहर T से T कट जाएगा, इसका निकल कर आएगा T। लिमिट क्या रखोगे? T1 से T2। तो वैल्यू लिमिट पुट करो। लिमिट क्या है आपके पास? T2 आपके पास क्या है? T2 आपके पास 400 केल्विन है। T1 क्या है? T1 आपके पास 300 केल्विन है। आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा डेल्टा एस। तो इस तरीके से आप डेल्टा एस निकालोगे अगर आपका CP और CV आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया गया है। गेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, गेट 2015 के अंदर आया था, तो नेट के अंदर भी वो आपको CP और CV को टेम्परेचर डिपेंडेंट दे सकता है। तो आपको उस केस के लिए भी पता होना चाहिए। इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा। निकाल कर देखिए कि आपका आंसर निकल कर आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन को दोबारा से करा दूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने इरिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ लिया। तो जो केस आपके पास बचा है वो बचा है आपके पास इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी बात हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।